Okay, hi, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। मैं क्या सीन है? स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? ये बस ट्रेन तो है, आज 30 के अराउंड है। अच्छा, कुछ हुआ जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था? नहीं, वापस आ गए अपने आप ही सारे। अच्छा, चलो। okay. So let's start. Okay, students are joining. So as you can see onto your screen, I have opened the syllabus. ठीक है? और now we are left with very small units. As you can see, कहाँ गया यार? Waste management. So ये है, तो ये आपका सिलेबस है। यूनिट 1 वी हैव कंप्लीटेड एट ऑल। पूरी यहाँ देख रहे हो आप लोग सब स्क्रीन पे, सबने ज्वाइन कर लिया। यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। यूनिट 2 वी हैव कंप्लीटेड एंड इसके अंदर जो क्वेरी प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, तो इसके मैं एमसीक्यूज करा दूंगी। वैसे इसमें से आई हैव नॉट सीन अ सिंगल एमसीक्यू टू बी अपीयरिंग, बट स्टिल वील सर्च आउट एंड डू द एमसीक्यूज फ्रॉम दिस पार्ट, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है? और एक आपका ये वाला क्योंकि अब आपके एमसीक्यू पैटर्न ही है, तो टपल और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो हमारा ये टॉपिक रहता था, ठीक है, टपल एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस के भी एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चंस है जो इसमें से आते हैं हमेशा, एज यू हैव सीन इन द एमसीक्यूज आल्सो। आपका जो मैंने एक एमसीक्यू लास्ट कंडक्ट किया था उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए थे मैंने, जिसमें आई हैव यस मैम। आस्किंग अबाउट द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन अबाउट दिस। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो विल डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस। ठीक है? और in today's class we'll be discussing the MCQs based upon your functional dependency, normalization and your transaction concurrency protocol, जो हमने अभी प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं ना, concurrency control protocol उस पे। ठीक है? जो जो कि है आपका मॉड्यूल 4। नाउ आपका जो मॉड्यूल 6 है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डेटाबेस वेयर हाउस, डेटाबेस डेटा माइनिंग, इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं, एज योर पेपर इज कमिंग फ्रॉम वाईएमसीए, और वाईएमसीए के बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक्स है ये। ठीक है? जो फैकल्टीज वहाँ की है, दे आर हैविंग अ स्पेशलाइजेशन ऑन टू दीज टॉपिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग। वो लोग काफी पढ़ते हैं इसके बारे में। So lots of question may can come from these topics also, but these topics are not having a good weightage। और ट्रांजैक्शन जो आपका सिलेबस है ना डीबीएमएस, उसमें भी ये जो मॉड्यूल है इसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रेजेंटेशन दो। सो आफ्टर गिविंग प्रेजेंटेशन एक टॉपिक को 2 स्टूडेंट्स दे सकते हैं, और उसके बाद विल डिस्कस द एमसीक्यूज। ठीक है? तो मैं एक आपके क्लासरूम पे डाल दूंगी, या हु वांट टू वॉलंटियर इन दिस, कि जो एक बना दे मेरे को अकॉर्डिंग टू योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि कौन कौन से बच्चे करना चाहते हैं। ठीक है? ऑब्वियसली जो करेंगे, जो प्रेजेंटेशन देंगे, दे विल गेट गुड क्रेडिट्स। तो मैं सिर्फ मॉड्यूल 6 पे ही चाहती हूँ, और हम ये वाला टॉपिक्स भी ले सकते हैं।
इंट्रूशन डिटेक्शन भी ले सकते हैं और एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इंट्रूशन डिटेक्शन और एसक्यूएल इंजेक्शन। स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स क्योंकि अच्छे टॉपिक्स है, इनमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है डेटाबेस सिक्योरिटी के। ठीक है, तो मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 बेसिकली आप लोगों को ही करना है, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 3 जो है इंडेक्सेस, बी ट्रीज में इंसर्शन, डिलीशन, हैशिंग की प्रॉब्लम्स, हैशिंग की टेक्निक्स, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग द थ्योरी एज वेल एज द एमसीक्यूज। तो हमारा मॉड्यूल 3 नेक्स्ट मॉड्यूल होगा जो हम स्टार्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास टुडे एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो उसके बीच में आप लोगों को ये अपना मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेनी है। एज आई कम ऑन मंडे आई विल टेक योर प्रेजेंटेशन और मॉड्यूल 3 भी मैं स्टार्ट करूंगी। बाबू बता रही हूँ बाबू। मैम प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के देनी है। क्या बोल रहे हो आप? मैम प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के देनी हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन ही बनाओगे ना, प्रेजेंटेशन के थ्रू ही दोगे एंड यू कैन पुट 10 to 15 MCQs एट द एंड। सबमिट करना है या आपको नहीं प्रेजेंट नहीं, करना है? मेरे को प्रेजेंट करना है ड्यूरिंग योर क्लास। क्लास में जैसे 2 बच्चों का एक दिन मैंने ले लिया क्योंकि मैं अपना मॉड्यूल 3 साथ में कराऊंगी, मॉड्यूल 3 में कराऊंगी, उसके बाद 5-10 मिनट के लिए आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। ये इंडिविजुअल या ग्रुप में? देखो आप 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स कैन टेक टुगेदर वन टॉपिक एंड दे कैन प्रेजेंट ओवर इट एंड they have to discuss, क्योंकि आपका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड है, तो they have to discuss good MCQs based on your NTA नेट और your गेट एग्जाम्स। ठीक है, तो इसमें सबका फायदा होगा। यू गॉट इट? अगर है। इसके आप मार्क्स लोग, भी लगेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगेंगे, मैं इसी के बेसिस पे मार्क्स लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कैसे एमसीक्यू देते हो, वो करते हो, वो तो लास्ट में हम लोग जब इंटरनल मार्क्स बनाते हैं, आपके एमसीक्यू असाइनमेंट्स इसके बेसिस पे ही, अटेंडेंस इसके बेसिस पे एमसीक्यू आपके मार्क्स बनते हैं। ठीक है, बट आई विल ऐड वन स्पेशल वेटेज ऑफ 5 मार्क्स ऑफ दिस। ठीक है, तो ये स्ट्रेट अवे आपके उसमें ऐड हो जाएगा विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। मैं स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स ऐड करूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वॉलंटियर किया है। तो मेरे को आपकी क्लास में कौन कौन कर सकता है? मेहुल, ये सब आप बात कर लेना, मेहुल, अंकुर, आप लोग मिलके, आयुष, और मुझे बता देना कि क्या ग्रुपिंग बना रहे हो। और ये टॉपिक है मॉड्यूल 6 के, मॉड्यूल 5 के टॉपिक्स ले सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं देखे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल में से देख लेना क्वेश्चन, बट आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चंस अपीयरिंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स। इंट्रूशन डिटेक्शन और एसक्यूएल इंजेक्शन में से टॉपिक्स आते हैं, और ये डीएसी, एमएसी, आरबीएसी कुछ भी नहीं है, इनमें से कभी कुछ नहीं आता है। ठीक है, और ये मॉड्यूल 6, ये वाले टॉपिक्स आप ले सकते हो। समझ गए? कोई डाउट है? शैल आई स्टार्ट? मैम कोई एक ही टॉपिक तो लेना है। हाँ, एक ही टॉपिक लेना है। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही टॉपिक देती हूँ, बट मैं टॉपिक दे दूंगी, बट उसमें ये होगा कि फिर सारे बच्चों को दूं क्योंकि बच्चे तो ज्यादा है, टॉपिक्स कम है। मैम अपने आप ले लेंगे। अपने आप ले लेंगे, बट मुझे एक लिस्ट चाहिए ना, आई वांट अ लिस्ट एट बाय टुडे एंड, कि आप कौन सा टॉपिक ले रहे हो, which roll number is taking, which 2 roll numbers have to take one topic and they have to present it together. They have to make one PPT along with the MCQs from the particular topic. Are you getting it? जैसे आयुष और हेमंत ने मिलके बनाया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो आयुष और हेमंत विल प्रेजेंट टॉपिक ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और उसके लास्ट में, एक मिनट, हाँ, तो उसके लास्ट में दे हैव टू प्रेजेंट एमसीक्यूज।
ठीक है। ओके मैम। तो मेहुल, ये आपका काम है, आप अपने ग्रुप में सबसे पूछ लो, मुझे एक एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर दो जिसमें रोल नंबर्स है, नेम है, और वो रोल नंबर की ग्रुपिंग कर देना, 2 रोल नंबर्स की, कि वो कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। ओके मैम। ये आज हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, ओके। और 24 तारीख को, 24, हाँ, 23 या 24 को आपका मैं नेक्स्ट MCQ लूंगी, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल जो हमने पढ़े हैं ना, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है मॉड्यूल 4 के क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास, ठीक है। ओके, okay, all of you just look at here on this question. This is a question from your functional dependency, and just check out, tell me which dependency is correct, ठीक है। So consider the following implication relating to functional and multi-value dependency given below, which may or may not be correct, ठीक है। So यहाँ पर देखो, the very first dependency is given that A is double implies to B का मतलब होता है with a single value of A you can find multiple values of B, ठीक है। A double implies C means with a single value of A you can find multiple value of C। अगर ये है, can you write this A implies to BC? हाँ जी, क्या ये डिपेंडेंसी ठीक है? Can you do this implication? Yes, ma'am. है ना? And this is according to which rule? ये आपने ऑगमेंटेशन पढ़ा है ना, इफ A implies to B, sorry, transitivity है ये, A implies to B, A implies to C, you can write that A implies to BC, ठीक है। Then मैम ये तो ऑगमेंटेशन हुआ ना? क्या हुआ मैम ये वाला तो ऑगमेंटेशन हुआ ना? बेटा? ऑगमेंटेशन होता है जिसमें आपने, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेशन, की जैसे अगर आपको ये गिवन है, if it is given to you कि A implies to B गिवन है, और आपने दोनों साइड कोई एक डिपेंडेंसी ऐड कर दी, तो यू कैन से दैट AC implies to BC, तो दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन। ऑगमेंट का मतलब होता है हमेशा कुछ ऐड करना एट द एंड। So A implies to B अगर given है and you are adding another set of attributes C to both the sides, then you can also say that AC implies to BC, ठीक है। So this is called augmentation। एक आपने पहला रूल पढ़ा था कौन सा, आइडम्पोटेंट वाला, जिसमें क्या था कि इफ X is a subset of A, so you can say that कि A derives X, ये पढ़ा था आपने आर्मस्ट्रॉन्ग रूल में। तो दूसरा ये पढ़ा था ऑगमेंटेशन, और तीसरा था ट्रांजिटिविटी, जिसमें आप पढ़ रहे थे कि A implies to B और A implies to C। अच्छा, मैम A implies to B और B imply to C होता implies था, to इसी C था, कंसेप्ट। वो B implies to C था, तो आप लिख रहे थे कि A implies to C, that was transitivity। बट ये वाला जो रूल है ना, ये होता है डिकम्पोजिशन रूल। जो ये वाला ये जो तो यूनियन का हुआ ना? यूनियन भी कह सकते हो इसको, डिकम्पोजिशन, इनवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन, जैसे A implies BC है, इसको आप डिकम्पोज कर सकते हो A implies B एंड A implies C में, कर सकते हो ना डिकम्पोज।
तो ये पहला रूल जो है वो करेक्ट है, पहली इम्प्लीकेशन करेक्ट है, जिसमें आपने बोल दिया कि अगर ए से मल्टीपल वैल्यूज ऑफ बी निकाल सकते हो और ए से मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सी निकाल सकते हो, तो आप ए से बी सी भी निकाल सकते हो. दिस इज 100% करेक्ट. नाउ टेल मी वेदर सेकंड इज करेक्ट और नॉट. No, ma'am. No, because why it is not correct? Because if A implies B given है, A implies C given है, A multi-value dependency to BC is not correct because you cannot derive the multiple values of BC. अगर A से आप single values निकाल रहे हो तो ठीक है. तो second one is wrong. Third देखो, No, ma'am. third A double implies BC given है, तो इसको आप लिख सकते हो A implies B, A implies C. अगर A डबल इम्प्लाइज बी सी गिवन है तो इसको आप A डबल इम्प्लाइज बी, A डबल इम्प्लाइज सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते. और A इम्प्लाइज बी भी गिवन है, तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर A से आप मल्टीपल वैल्यूज ऑफ C निकाल सकते हो तो A से आप सिंगल वैल्यू ऑफ C भी तो निकाल सकते हो. तो दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. आर यू नॉट गेटिंग इट? हाँ रूपल, यू सेड नो ना, Yes, ma'am, हो गया. हो गया ना. और यहाँ पर देखो, if A implies BC given है और A implies B given है, then can you say that A double implies C? No, ma'am. No. So out of these four, we can find that only two implications are correct. One is first one and the third one. So question given है exactly how many of the above implications are valid? तो कितनी valid है? 0, 1, 2 और 3. हमारा ऑप्शन है सी. तो द राइट आंसर इज सी है, दैट इज ओनली 2 implications आर वैलिड. ठीक है. यहाँ पर एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, टेक आउट योर नोटबुक्स एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें ये लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग 2 ट्रांजैक्शन T1 एंड T2. ठीक है, ये T1 है जिसमें T1 क्या कर रहा है, सबको दिख रहा है ना, थोड़ी सी ब्लर्ड इमेज है. T1 रीड कर रहा है A की वैल्यू को, B को रीड कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, इफ A इक्वल्स टू 0 तो B में B+1 डाल रहा है और राइट भी कर रहा है. बेसिकली A और B को रीड कर रहा है और राइट कर रहा है. T2 B और A को रीड कर रहा है और फिर राइट कर रहा है. ठीक है, अब ये कह रहा है कि which of the following schemes using shared and exclusive locks satisfy the requirements for strict two-phase locking? Now first of all you must be knowing what is a strict two-phase locking. Strict two-phase locking क्या होती है, क्या पढ़ा हमने strict two-phase locking में? two-phase locking याद है क्या किया था two-phase locking में? देखो ऐसे क्वेश्चंस रिवाइज करोगे तो आपको टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा. टू फेस लॉकिंग के अंदर हमने क्या किया था, एक हमारा ग्रोइंग फेस होता है, एक श्रिंकिंग फेस होता है. ग्रोइंग फेस में वी आर गोइंग टू एक्वायर ऑल द लॉक्स एंड श्रिंकिंग फेस में हम सारे लॉक्स को रिलीज कर देते हैं. ठीक है, तो इसके जो वर्जन्स थे वो एक था आपका स्ट्रिक्ट, रिग्रेस और कंजर्वेटिव. strict two-phase locking में what we were doing, we are not going to release the exclusive locks until the transaction commits. That was a strict two-phase locking. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C, D. इसमें देखो कौन सा स्कीम स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग को फॉलो कर रही है. ठीक है, क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो अब इन चारों स्कीम में से मुझे बताओ विच स्कीम इज फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग. अभी इसको थोड़ा सा पहले तो A को देखो, क्या A फॉलो कर रही है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग? तो आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि देखो कि जो आपका एक्सक्लूसिव लॉक है ना, एक्सक्लूसिव लॉक किस देखो SA लिया है, यहाँ पे शेयर्ड लॉक लिया है, यहाँ पे भी इसने शेयर्ड लॉक लिया B पे, और यहाँ पे कमिट के बाद AB को अनलॉक कर दिया, इसलिए B को 2 बार क्यों अनलॉक किया है? अच्छा ये तो, और ये देखो जो दूसरी ट्रांजैक्शन है इसने शेयर्ड लॉक लिया, फिर राइट किया और फिर अनलॉक किया यहाँ पर.
दिस इज नॉट राइट, क्योंकि इसमें 2 बार अनलॉक क्यों कर रहे हैं? एक ही बारी तो लॉक एक्वायर किया है ना, तो इसको इग्नोर करो। सेकंड वन देखो, इसमें इसने एक्सक्लूसिव लॉक लिया ए पे, और सबसे बड़ी बात ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ये बी पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इन्होंने लिया सिर्फ शेयर्ड लॉक है, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में इसलिए एक्सक्लूसिव लॉक लिया है और एक्सक्लूसिव लॉक लिया है बी पे, और फिर यहाँ पर देख लो ये वाला ठीक लग रहा है ना, क्योंकि कमिट के बाद बी को अनलॉक किया है। यहाँ पर भी इसने क्या किया है, बी पे एक्सक्लूसिव लॉक लिया है और कमिट 2 बार कमिट क्यों किया है इसने? तो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव टू फाइंड सो दैट यू कैन इग्नोर। नाउ बी भी थोड़ा समझ, बी ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ कमिटिंग ट्वाइस। ओके, सिंगल ट्रांजेक्शन 2 बार क्यों कमिट करेगी? तो आप ये शेड्यूल सी में आओ। शेड्यूल सी के अंदर देखो, शेयर्ड लॉक लिया ए पे और शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक लिया बी पे, फिर बी पे ओके दिस इज गुड, उसने कमिट किया और अनलॉक किया। फिर शेयर्ड लॉक लिया बी पे और एक्सक्लूसिव लॉक लिया ए पे और राइट ए किया। ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं सही है बताओ? मैम लग तो रहा है। क्यों लग रहा है बताओ? मैम मैम जो कमिट, जो सारे हम लॉक्स अनलॉक करते हैं, आई गेस वो कमिट के बाद ही होते हैं ना सारे लॉक अनलॉक। बेटा जी, हम खासकर जो एक्सक्लूसिव लिया है हमने। जो टू फेस लॉकिंग है, टू फेस लॉकिंग कहती है कि जो बेसिक टू फेस लॉकिंग है कि कमिट से पहले आप सारे अनलॉक कर दो, कमिट से पहले, ठीक है। जो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग है वो कहती है कि एक्सक्लूसिव लॉक को खाली खाली एक्सक्लूसिव लॉक को कमिट के बाद रिलीज करो। अब जो ऑप्शन नंबर सी है उसने एक्सक्लूसिव लॉक तो ए पे लिया है और उसको रिलीज कर दिया कमिट से पहले, देख रहे हो, और शेयर्ड लॉक लिया है बी पे और उसको रिलीज कर रहे हैं कमिट के बाद, उल्टा कर रहा है। यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे इसको कमिट के बाद करना चाहिए था ना, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। डी वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कमिट के बाद इट इज रिलीज, कमिट से पहले ही दोनों लॉक्स रिलीज कर रहा है, तो ये तो बेसिक टू फेस लॉकिंग को फॉलो कर रहा है, जो डी ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचता है और ऑप्शन नंबर बी बचता है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए स्ट्रिक्ट, अच्छा स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग और रिग्रेस टू फेस लॉकिंग में ये डिफरेंस था। अगर ये रिग्रेस होता ना तो ए ऑप्शन ठीक रहता, क्योंकि रिग्रेस टू फेस लॉकिंग में आपको ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो इसने एक्सक्लूसिव लॉक लिया ही नहीं है। देयर इज नो एक्सक्लूसिव लॉक। ए ऑप्शन तो बिल्कुल एक्सक्लूड कर दो, डी ऑप्शन बिल्कुल एक्सक्लूड कर दो। वी आर लेफ्ट विद बी एंड सी ना। आउट ऑफ बी एंड सी मेरे को बी ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि मे बी यहाँ पर कमिट इसने 2 बार लिख दिया, तो गलती से लिख दिया है। बाकी बी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर इसने एक्सक्लूसिव लॉक किस पे लिया है? ए पे, और वो कमिट से पहले रिलीज कर रहा है, जबकि ये कमिट के बाद होना चाहिए था। डू यू एग्री विद मी? सी ऑप्शन गलत किस लिए है? क्लियर आ गया? यस मैम। और बी ऑप्शन जो है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए पे एक्सक्लूसिव लॉक लिया है, बी पे एक्सक्लूसिव लॉक लिया है, और इसने यहाँ पे कमिट करने के बाद ए को रिलीज कर दिया, फिर कमिट करने के बाद बी को रिलीज कर दिया। ओके, इसने भी एक्सक्लूसिव लॉक लिया बी पे और एक्सक्लूसिव लॉक लिया ए पे, और फिर हम उस लॉजिक से तो ये भी पहले अनलॉक कर दे हाँ, रहा है ये कमिट से। कमिट ऊपर आना चाहिए था, ये वाला कमिट ऊपर आना चाहिए था। थोड़ा सा इसमें गलती है, देखते हैं कौन सा आंसर। मेरे ख्याल से अगर हम सेफर साइड पे चले तो ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देम। सी क्यों गलत है? क्यों सी क्यों सही है? क्योंकि सी क्यों हटाया था हमने? अच्छा,
एक्सक्लूसिव लॉक ए को ये रिलीज कर रहा है कमिट से पहले ही, तो हाउ कैन इट बी राइट? अगर यहाँ पर ना, क्योंकि राइट ए हो रहा है, तो एक्सक्लूसिव लॉक ए पे लिया हुआ है इसने और इसको रिलीज कर रहा है कमिट से पहले ही, थोड़ा तो इसमें गड़बड़ है। क्या एक्सप्लेनेशन है? एक्सक्लूसिव लॉक शुड बी रिलीज्ड आफ्टर द कमिट, तो यही तो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग होता है। लोन लॉकिंग कैन बी डन आफ्टर द फर्स्ट अनलॉक एंड वाइस वर्सा, दिस वी हैव सीन। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द टू राइट बी S1 नीड्स एक्सक्लूसिव, ये तो हमें पता है। ऑप्शन नंबर बी क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज वन एक्सक्लूसिव लॉक कैन नॉट टेक अदर एक्सक्लूसिव लॉक, अदर एक्सक्लूसिव लॉक। Schedule S1 release exclusive lock on B after commit. यहाँ देखो, जो ऑप्शन नंबर सी को पढ़ रहे हो ना एक्सप्लेनेशन में, तो देयर दे हैव रिटन कि जो शेड्यूल S2 है वो रिलीज कर रहा है एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए आफ्टर कमिट, बट ऐसा तो इस फिगर में दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव लॉक ऑफ ए को रिलीज कर रहा है बिफोर कमिट, तो अगर ये ऊपर होता ना कमिट वाला, तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक होता। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ यही दिक्कत थी ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ पर इनका ये एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग दे आर सेइंग कि जो आपका अनलॉक ए है वो नीचे है और कमिट का ऑपरेशन ऊपर है, तब तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग क्या कहती है, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग सेज दैट exclusive locks must be released after the commit operation। तो यहाँ पर S1 is following this condition, क्योंकि ये exclusive lock खाली B पे ले रहा है और उसको रिलीज कर रहा है कमिट के बाद। यहाँ पर S2 जो है exclusive lock A पे ले रहा है और उसको रिलीज कर रहा है कमिट से पहले। This is by mistake, I think it is being done, it should be released आफ्टर द कमिट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी डी वाला जो है वो हमारा बिल्कुल हमने अपनी लिस्ट से आउट कर दिया, क्योंकि ये बेसिक टू फेस लॉकिंग को फॉलो कर रहा है। इट इज नॉट फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग, बिकॉज ग्रोइंग फेस है, ये आपका श्रिंकिंग फेस है, फिर कमिट आ गया। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्यों बाहर कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल पे 2 बार एक्सक्लूसिव लॉक लग रहा है। कहाँ पे एक्सक्लूसिव ट्रांजैक्शन 1 में भी ए पे भी एक्सक्लूसिव है और 2 में भी ए पे एक्सक्लूसिव है, इसलिए वो हाँ यस, इसने ए पे भी एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है यहाँ पर और इसने भी एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, और ए हमारा इसलिए गलत था क्योंकि इसमें ये रिग्रेस को फॉलो कर रहा है, और नहीं इसके अंदर तो एक्सक्लूसिव लॉक्स ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचता है, वही ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके, so let's go to the next question। All right, now just see this question। Which of the following statement are true about an SQL query? This is the question of GATE 2012। An SQL query can contain a having clause even if it does not have a group by clause। हाँ, जो मैंने पढ़ाया था आपको having a group by last उसमें, तो क्या ये first statement true है? Can you have the having clause without having the group by clause? An SQL query contain, yes, this is false। ठीक है, an SQL query
can contain a having clause only if it is having a group by clause. All the attributes used in the group by clause must appear in the select clause. ठीक है, as you remember मैंने ये बोला था कि जो group by के अंदर आप column names mention कर रहे हो, they should appear in the select clause. ठीक है, तो ये आपका Q भी ठीक है और R भी ठीक है. Not all the attribute used in the group by clause need to appear in the select clause. तो जब R आप बोल रहे हो कि सारे attribute होने चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे को conflict कर रहे हैं. तो according to me, the option Q and R are correct. ठीक है, क्या लगता है आपको? So इसका आंसर क्या है? So इसका आंसर C है, Q and R. ठीक है, is it clear to all of you? हैविंग क्लॉज में क्या होता है, देखो हैविंग क्लॉज तब तक नहीं आ सकता जब तक ग्रुप बाय क्लॉज नहीं आ रहा है. ये आप हमने लास्ट जब लैब किया था, लास्ट हमारी जो लैब क्लास लगी थी उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रुप बाय, जैसे अगर हमें ग्रुप बाय प्रोडक्ट करना था, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की कितने क्वांटिटी सोल्ड हुई है, तो ग्रुप बाय हमने कर दिया था प्रोडक्ट. तो और उसमें भी अगर हमें वेयर कंडीशन देनी होती है तो हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. All right, now just see this question. Given the basic ER and relational models, which of the following is incorrect? Now this you have to tell me. An attribute of an entity can have more than one value. Incorrect आपको देखना है, ठीक है. An attribute of an entity can be composite. In a row of a relational table, an attribute can have more than one value. In a row of a relational table, an attribute can have exactly one value or a null value. So which of the following is incorrect? C. C. अच्छा. Okay, so you are saying that option number A is correct, and in attribute can have more than one values. Yes, multiple values हो सकती हैं, composite हो सकती है. रिलेशनल टेबल के अंदर ER डायग्राम में एंटिटी जो है उसकी मोर देन वन वैल्यूज हो सकती है. अच्छा, ठीक है. तो लेट्स सी व्हाट अबाउट अदर्स. यू ऑल आर अग्रीड विद दिस? आयुष के साथ सब अग्री कर रहे हैं? मोक्ष, व्हाट इज योर आंसर? मैम मेरे को भी सी लगता है. अच्छा, देख लिया क्या पहले से ही? नो मैम. अच्छा, चलो अब ये वाला आंसर बताओ तुम. मोक्ष, ये वाला मुझे बताओ. Suppose A, B, and C are the two relational schemas. All right. Let R1 and R2 be the corresponding relational instances. B is a foreign key that refers to C in R2. All right. A और C जो है primary, ये primary keys है, और B foreign key है जो C को refer कर रही है. If data in R1 and R2 satisfy the referential integrity constraints, which one of the following is always true? ये देखो, ये कौन सा सिंबल है? दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन. Projection. प्रोजेक्शन क्या करता है? प्रोजेक्शन ऑलवेज वर्क्स ऑन कॉलम नेम्स. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप R1 में से थोड़ा सा ना, अगर ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आप ना वो यू कैन गिव, जैसे AB नाम की टेबल बना ली, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और रोल नंबर, ऐसे करके कोई टेबल्स बना ली, तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी समझने में. इंस्टेड ऑफ AB से समझने में, अगर आपको एक्चुअल एट्रीब्यूट देके समझ सकते हो तो उसमें भी आसानी रहती है. तो अब इसमें बताना है कि कौन सी हमेशा सही रहेगी. अब R1 और R2 दो इंस्टेंसेस है जिसमें AB और CD कॉलम्स है, तो आप B कॉलम प्रोजेक्ट कर रहे हो माइनस C कॉलम फ्रॉम R2 इज 5. तो देयर इज नो
बी में से अगर सी माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 5 है। सी में से बी माइनस करोगे तो 5 रहेगा। R1 of B is always equals to C projection of C from R2 and is not equals to 5। तो कौन सा ऑप्शन हमेशा सही रहेगा? अगर B क्या है, फॉरेन की है जो C को रेफर कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। यस मैम। एक मिनट, देखो सी तो बिल्कुल लिस्ट से आउट है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल ले लिया R1 में आपने 2 कॉलम ले लिए कि एक है आपका स्टूडेंट नेम और उसका कोर्स नंबर, ठीक है। और R2 लेट सपोज आपकी कोर्स नाम की टेबल है, तो उसमें है आपका कोर्स नंबर और कोर्स नेम, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग एन इंस्टेंस। सो यू आर सेइंग कि अगर आप कोर्स नंबर, लेट सपोज आपके पास 6 कोर्स है और बच्चों ने हर एक कोर्स में एडमिशन लिया है और दे आर सेटिस्फाइंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है कि ऑल जितनी भी वैल्यूज R1 में है वो सारी R2 में अपीयर कर रही है, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू R1 में नहीं है कोर्स नंबर के केस में जो R2 में नहीं अपीयर कर रही। ऑब्वियसली अगर हमारे पास 1 2 3 4 नाम के कोर्स नंबर है तो इसमें भी 1 2 3 4 नाम के कोर्स नंबर ही होंगे। तो अगर आप B माइनस सी करते हो तो इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये तो गलत हो गया क्योंकि B माइनस सी तो 5 के इक्वल होगा। B माइनस सी इज इक्वल्स टू 5। और जो आप बोल रहे हो ना C माइनस बी, मेरे ख्याल से C माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 बिकॉज देयर आर सम कोर्स नंबर जिसमें किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है, समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इज ऑलवेज ट्रू। लेट्स सी, देखते हैं क्या आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर ए, गुड। क्लियर हुआ एग्जाम जो मैंने दिया? B इज अ फॉरेन की इन R1 that refers to C। तो ये वाला जो एग्जाम्पल समझाया ये क्लियर हुआ आयुष? तुमने बोला था ना B इज करेक्ट। यस मैम। तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 5 कोर्स है 1 2 3 4 5, बट जो R1 टेबल है जिसमें स्टूडेंट नेम ने एडमिशन लिया है, तो अगर उसमें से अभी सिर्फ 4 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो यू कैन नॉट ऑलवेज से दैट कि R2 माइनस R1 का कोर्स नंबर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पे अभी 4 ही बच्चे ने 4 कोर्स में एडमिशन हुआ है, बट यहाँ पे 5 कोर्स है तो एक 5वां रह जाएगा ना। तो यू दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। it can be true but it cannot always be true। but जो ऑप्शन नंबर ए है this is always true that अगर, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज बी में अपीयर कर रही हैं they must be in C because we are saying that they are following the referential integrity constraint। and what is referential मैम integrity? अगर एक एग्जांपल ये लें, जैसे 5 बच्चों ने ये 5 मतलब कोर्स नंबर तो सेम ही रहेगा, चाहे मतलब अगर तीन कोर्सेज हैं, 5 बच्चों ने मिक्स करके 3 कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो हाँ, नंबर में 3 आएगा। R2 में आपको 3 डाटा हो गया, R1 में आपको 5 डाटा हो गया। 5 डेटा हो गया बट कोर्स नंबर तो आप अगर प्रोजेक्शन करते हो तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं देता। प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट, अगर आप प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ो तो इट ऑलवेज रिजल्ट यू इन यूनिक वैल्यूज। अगर आपका कोर्स नंबर 1 2 1 2 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम्स अपीयर कर रहा है, जैसे किसी 4 बच्चों ने सेम कोर्स में एडमिशन लिया, यही बोल रहे हो ना आप? कोर्स नंबर 1 1 1 4 रोज में अपीयर कर रहा है, बट जब आप कोर्स नंबर को फेच करते हो बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, इट ऑलवेज रिजल्ट यू इन यूनिक वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। ये मैंने पढ़ाया था जब मैं प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा रही थी, ठीक है। तो ये यूनिक वैल्यू देगा सी नंबर की, कोर्स नंबर की।
समझ गए? यस मैम। बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियर?